तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ये भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर भारतीयों के लिए जो भारत के इतिहास को जानना चाहता है कि भारत कैसे आज़ाद हुआ था इस सब के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है क्या कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। देखिए 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपने नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है या कहा गया। अब है क्या, तुर्की में ब्रिटेन के लोग यानी अंग्रेज मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे। तो अब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था तुर्की में, तो यहां के मुसलमान लोग भी उनको गुस्सा आ गया कि भाई हमारे यहाँ ही हम मुस्लिम है और मुस्लिम जो है हमारा जो भाई मुस्लिम है तुर्की में रहता है उस पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं और वही अंग्रेज यहाँ भी है। तो उसका जो उसके हक के लिए इंडिया में आंदोलन कर दिए। तुर्की के मुसलमानों के लिए इंडिया के मुसलमान लोग क्या कर दिए? आंदोलन कर दिए। इसे क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। और इसके जो मेन नेता थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं? अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीयों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, उसे जेल में बंद किया जा सकता था, उसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें अंग्रेज किसी भी भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पे यानी बिना वारंट के ही गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकता था और उस पर मुकदमा जो भी कार्रवाई है कर सकता था। ये इसलिए किया गया था कि उसको डर हो गया था कि भारत के लोग हमारे बारे में कहीं साजिश तो नहीं कर रहे हैं, भगाने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं। एक साथ 10-20 आदमी, मान लिए कोई आदमी, जैसे अगर मान लिए रॉलेट एक्ट अभी पारित हो जाए, अंग्रेज अभी आ जाए, तो आप 4-5 आदमी मिलकर जो रोड पे खड़ा रहिएगा तो पुलिस आके पकड़ के आपको ले जाएगी। कह लगी बस आप खड़ा है इसलिए, मुकदमा कुछ वारंट आपने, तो अभी पुलिस पकड़ने आए थे, पूछा कि मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या गलती किया है, आप पूछ सकते हैं, अधिकार है आपको। बट रॉलेट एक्ट जिस समय हो गया था लागू, उस समय कोई पूछने का अधिकार नहीं, सीधे पकड़ के जेल में। समझेगा ना? चलिए नेक्स्ट अगला है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देना। नमक कानून को तोड़ना ही दांडी यात्रा का मेन उद्देश्य था और उसके साथ साथ एक आंदोलन भी शुरू हुआ था। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो ये दो मेन उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। अब आपके पास जानकारी होना चाहिए कि नमक कानून क्या था। नमक कानून एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को नमक बनाने नहीं दिया जाता था। न नमक बनाना है न ही नमक बेचना है, ये दो चीज प्रतिबंध कर लगा दिया गया था। अंग्रेज क्या किया था? नमक बनाने पर और नमक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और नमक हम बनाएंगे और हम बेचेंगे। क्यों? फिर बिना नमक के तो काम चलेगा नहीं किसी का भी। खाने में स्वाद के लिए नमक जरूरी है और नमक हर घर की जरूरत है। और अगर हम उस पर टैक्स लगा दें या पैसा उससे हम कमाएं तो बढ़िया मुनाफा हो सकता है। इसलिए अंग्रेज ऐसा कानून लगाया था। और नमक को हमारी देश के समुद्र के पानी से नमक बनाता था और हमारी देश में वो बेचता था और हम ही लोगों से पैसा ज़्यादा कमाता था। वो महंगा रेट लेता था और हम लोगों का शोषण होता था, आर्थिक शोषण, है ना। इसीलिए गांधी जी उस कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किए थे। आपको पता है कि 178 अनुयायियों के साथ वो अपने आश्रम से निकलकर दांडी नामक स्थान पर जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाए और एक मुट्ठी नमक उठाकर बोले कि आज से मैं इस संसार इस धरती इंडिया में जो नमक कानून है उसको मैं भंग करता हूँ। आज से हर भारतीय नमक बनाएगा, अपना जिसको बनाने का मन होगा बनाएगा, जिसको बेचने का मन होगा बेचेगा। इससे अंग्रेज थरथरा गया, अंग्रेज को बहुत धक्का लगा, अंग्रेज को बहुत बड़ा क्रोध हुआ इससे और डर भी लग गया उसको। बहुत बड़ा, छोटा सा कानून को तोड़ने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था।
वही जो नमक कानून तोड़ा गया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1930 में, उसी के विरोध में, सॉरी उसी के डर के मारे इरविन ने क्या किया, गांधी जी, इरविन जो अंग्रेज था वो गांधी जी से समझौता किए, उसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता। ये चूंकि दिल्ली में हुआ था तो इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजों को समझौता करने के लिए बाध्य किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़ा फैल गया, व्यापकता का मतलब बहुत ज्यादा फैल गया, और इससे अंग्रेज सरकार को धक्का लगा। अंग्रेज सरकार को ये लगने लगा कि भैया इतना जन समूह एक साथ हो रहा है तो हमको यहां से भागना पड़ेगा, और इसको डर हो गया। इसीलिए वो क्या किया, कहा कि समझौता कर लेते। देखते हैं ना आपस में जब युद्ध लड़ाई उड़ाई कोई करता है, जब देखता है कि हारने वाला है तो कहता है तो आपस में समझौता कर लेते हैं, मीटिंग सीटिंग करके कंप्रोमाइज कर लेते हैं, है ना, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसा होता है, गांव समाज में भी होता है, सब जगह होता है, कंप्रोमाइज कराने के लिए होता है। तो ये कंप्रोमाइजेशन करने के लिए, मतलब कि उसको समझौता करने के लिए बैठा गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन, दो, एक हमारे भारत के थे गांधी जी और अंग्रेज के थे कौन, लॉर्ड इरविन, के बीच में जो समझौता हुआ उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। ये समझौता भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या कि अंग्रेज जानबे करते हैं, अंग्रेज का एक ही मकसद था भारतीयों को दबाना, और गांधी जी का एक ही मकसद था कि भारत को आज़ाद कराना। तो दोनों चीज़, आग और पानी के समझौता कैसे होगा, आग और पानी कहे कि हम साथ साथ रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोनों का समझौता फेल हुआ, ये भी नहीं हुआ ठीक से। अगला, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। देखिए, बिहार का एक जिला है चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में 2 भाग हो गया इसका। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। हाँ, चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं, उसको दोनों कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह या सत्याग्रह आंदोलन, दोनों नाम है उसी का, ठीक है ना। हुआ क्या था कि चंपारण में किसान लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसमें 3 कठिया विधि लगाया गया था। उसका नियम क्या था कि अगर 1 बीघा जमीन आपके पास है तो उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है। और नील की खेती करने से होता क्या है कि जमीन पर अगर लगातार नील की खेती कीजिएगा, नील कपड़ा पर रंगने वाला जो नील होता है, तो उस नील की खेती करने से जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है। उस समय खाद नहीं था कि खाद डाल के फिर से बंजर जमीन को फिर उपजाऊ बना ले। तो एक बार जो बंजर हो गया, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा जमीन है, तो 3 कट्ठा में आप क्या किए, नील की खेती कर लिए। तो खेती करने के बाद क्या हुआ, वो आपका जमीन बंजर हो गया, तो आप 17 कट्ठा बच गया। 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा जमीन था, यानी 20 कट्ठा जमीन था आपके पास, तो 3 कट्ठा तक खराब हो गया आपका। उसी तरह से धीरे धीरे और जो बचा है उसमें करना होगा आपको, धीरे धीरे सब खराब हो जाएगा, तब बचेगा क्या आपके पास। तो किसान के पास जमीन बचेगा, जमीन तो रहेगा मगर जमीन बंजर हो गया, कुछ काम करने रहेगा, ना चावल होगा, ना गेहूं होगा, ना मक्का होगा, जमीन परती पड़ा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा उस पर। यानी किसान का पूरा सत्यानाश करने पे भिड़ गया वो। और नील के खेती करने वाले को किसानों को कहते हैं नीलहा। क्या कहते हैं, नीलहा। अब ये नीलहों पे जो अत्याचार हो रहा था, इसी को छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी को यहां बुलाया गया था। रामचंद्र शुक्ल एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल, हाँ राजकुमार शुक्ल जो एक व्यक्ति थे, वही बुलाए थे कि देखिए ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है, कि थोड़ा देखिए इसके लिए उपाय कीजिए। तो गांधी जी यहाँ पे आए। तो उस समय गांधी जी बहुत पॉपुलर हो ही रहे थे, अभी हुए नहीं थे ज़्यादा, अभी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वो तुरंत। और 1917 में ही ये आंदोलन हुआ था, 1917 में हुआ था। तो 14-15 करीब में वो लौट के आए किए थे वहाँ से, साउथ अफ्रीका से, भारतीयों को न्याय दिलाकर। और वहाँ से आए तो हीरो बन चुके थे, आपको पता है, सब लोग जान चुके थे गांधी जी बहुत पावरफुल इंसान है। वो अब दूसरे देश में जाके कानून से जीत कर आए हैं, लोगों को न्याय दिलाए हैं। तो गांधी जी पर विश्वास लोगों को बढ़ गया था और गांधी जी को बुलाए थे यहाँ पे चंपारण में। चंपारण में जब बुलाया तो गांधी जी कहे कि भैया हम आंदोलन करेंगे मगर 2 हथियार होगा मेरे पास, न चाकू न बंदूक, हथियार 2 होगा, एगो होगा सत्य और एगो होगा अहिंसा।
सत्य का मतलब हम साथ सच बोलेंगे, जो बोलना है सच बोलेंगे। और दूसरा अहिंसा, मतलब हम किसी को मार काट नहीं करेंगे। इसमें अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव को मारना, काटना, डराना, धमकाना नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से। तो हम दो चीज अगर करिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। सत्य और अहिंसा के साथ गांधी जी का पहला प्रयोग था ये। गांधी जी पहली बार सोचे कि बिना अस्त्र शस्त्र के भी युद्ध लड़ सकते हैं। उन्होंने आंदोलन किया, अनशन पे बैठा, भूख हड़ताल हुई और अंग्रेज को झुकना पड़ा। अंग्रेज आए और उसमें कुछ किसानों को रियायत दिए। पूरा तो नहीं हटाया चुट्टा, मगर कुछ समझौता करने के बाद काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। इससे किसानों को फ़ायदा हुआ, बट खूब पूरा तरह से फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज भी पूरा तरह से हटा नहीं, अंग्रेज भी पूरा तरह से छोड़ा नहीं किसानों को। कुछ लाभ हुआ, कुछ लाभ क्या, लगभग 20 या 30% के करीब में लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ। चलिए कुछ तो राहत मिला। नेक्स्ट, अभी बिना मार काट के, बिना झगड़ा झंझट के, है ना, मार काट भी नहीं हुआ, कोई मर्डर भी नहीं हुआ, कोई इसमें कोई झगड़ा झंझट भी नहीं हुआ। नॉर्मल तरीके से इतना कर लेना कोई बहुत बड़ी बात है ही। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मार्च 1929 की बात हो रही थी, असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था 1921 में, 22 में, हाँ 20 में शुरू हुआ था, 22 में खत्म हो गया था, 21 दिसंबर तक खत्म हो रहा था वो, यानी 22 में मानिए खत्म हो चुका था। गांधी जी सब जेल में, आपको पता है कि पूरा सबको जेल में डाले, 18,000 ना, कितने सैनिकों, 18,000 लगभग लोग, 30,000, हाँ 30,000 बता, 30,000 लोगों को, आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया था। उसी समय अंग्रेज बहुत एक्टिव हो गया था। अंग्रेज एक्टिव होकर क्या करता था, लोगों को बस उसको किसी तरह से ले आकर जेल में बंद करना। अंग्रेजों के दिमाग में यही चल रहा था कि अंग्रेजों को के मकसद था कि जेल में बंद कर दो सबको, जो ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है सबको जेल में बंद करो। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 31 श्रमिक नेताओं को, 31 श्रमिक माने होता है मजदूर, तो 31 श्रमिक नेताओं, जो मजदूरों का लीडर होता है उसे कहते हैं श्रमिक नेता। क्या कहते हैं, श्रमिक नेता। तो वो मजदूरों को नहीं पकड़ा, जैसे 1000 मजदूर है तो उसका एक लीडर है, मजदूर का एक लीडर होता था, यूनियन है एक लीडर है उसका, वो जो कहेगा वही 1000 डिलीवर करेगा। कहेगा आज मिल में नहीं जाना है, काम करना ही करना है, हड़ताल तो हड़ताल, मिल बंद हो गया, उसका काम ही नहीं, 1000 लोग खड़ा है उसके पीछे। तो उसने क्या किया कि श्रमिकों को नहीं, उसके मेन जो लीडर है, कहा कि 1000 को डिस्टर्ब करने वाला छोटा ये है, इसी को पकड़ो। तो ऐसा 31 को लीडर को पकड़ लिया, मतलब 31,000, मान लो 1,000 पर वो लीडर है मान लेते हैं, तो 31,000 किसानों को सीधे कैद कर लिया। वो किसानों को कैद नहीं किया, मजदूरों को कैद नहीं किया, मजदूरों का, किसान गलत बोला गया, गलती, नेता है वो किसका, मजदूरों का, तो मजदूरों के नेता को पकड़ लिया वो, और 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और मेरठ ले गया। कहा कि हम समझौता करने के लिए ले जा रहे हैं, वहां पे समझौता करा के मीटिंग सीटिंग करके भेज देंगे, मगर ले जाके मेरठ में जेल में डाल दिया और मुकदमा चला दिया उस पर। अंग्रेज धोखा दिया, बहुत बड़ा यहाँ पे भी धोखा मिला था। मजदूर सब बहुत हताश हो गए इस बात के लिए। इसे कहते हैं मेरठ षड्यंत्र। षड्यंत्र उसे कहते हैं धोखा देने वाला जो चीज होता है, षड्यंत्र कहते हैं, साजिश जिसे कहते हैं आप। ये सीधा पकड़ कर ले आता तो लोग समझता कि भैया इसको पकड़ कर ले जा रहा है, तो ऐसे तो होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक नेता को पकड़ता तो उसके पीछे 1000 लगभग है, तो 1000 मजदूर सामने खड़ा हो जाता तो अंग्रेज को इकड़ी बिकड़ी गायब हो जाता है ना। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं, वो कहा कि मीटिंग सीटिंग करने के लिए, समझौता करने के लिए ले जा रहे हैं, प्यार से बहला फुसला कर उसको ले गया, और ले जाने के बाद में वहां पे मेरठ ले गया, मेरठ में ले आकर जेल में पकड़ के बंद कर दिया, उसके बाद उस पर मुकदमा ठोक दिया। तो इस प्रकार से ये षड्यंत्र हो गया। क्या हो गया? मेरठ षड्यंत्र। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला है जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। जतरा भगत कौन थे? देखिए सन 1914 से 1920 तक जिस समय महात्मा गांधी आए थे, उससे पहले भी आंदोलन हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी आए तो आंदोलन शुरू हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। आंदोलन तो 1857 से ही शुरू हो गया। सिपाही विद्रोह जब हुआ ना 1857 ईस्वी में, तभी सिपाही विद्रोह से ही आंदोलन शुरू हो गया था, 1857 से ही। यहाँ तो आगे 1920 में, 1914 की बात हो रही है। गांधी जी का प्रादुर्भाव हुआ था 1914 से गांधी युग माना जाता है, 1914 से लेकर 1942 तक गांधी जी का प्रभाव रहा। ठीक है, तो 1914 में गांधी जी आए, मगर उससे पहले
उसे 100 साल पहले से भी युद्ध चल रहा था, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों से लड़ नहीं रहा था लोग, मगर वह छुप छुप के एगो लड़ रहा है और मुंह ताक रहा है, नहीं था, एगो लड़ रहा है वह ताली बजा रहा है, ऐसा सिस्टम था। भारत के सब लोग नहीं मिलता था एक साथ। मगर 1914 के बाद से गांधी जी जन आंदोलन जब हुआ, प्रथम जन आंदोलन 1920 में जो हुआ था असहयोग आंदोलन, उस प्रथम जन आंदोलन था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग भीड़ था, पूरे दुनिया, मतलब दुनिया के नहीं छोड़िए, पूरे इंडिया के लोग उसमें साथ दिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बना था। तो 1914 से 1920 तक क्या हुआ था, खोड़ विद्रोह हुआ था। खोड़ विद्रोह यह एक खोड़ जनजाति था, वो लोग किया था। बाद में छोटा नागपुर के उरावों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। जतरा भगत नेता थे, चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं थे। नेता कहने का मतलब, हम लोग का नेता के बारे में बड़ा खराब भावना है। जब ये नेता कहते हैं छोटा समझते हैं जरूर क्रिमिनल टाइप का आदमी का चित्र आता है। नेता का मतलब 10-15 को, जितना बड़का लीडर है उतने ज़्यादा बलात्कारी होगा, उतने समाज दूषक होगा, उतने किडनैपर होगा, उतने डाकू होगा, उतने भाई लोग से कनेक्शन होगा। नेता का मतलब हम लोग यही समझते हैं। अभी सही में नेता वही है, ये है तो जितना ज़्यादा बलात्कारी है, जितना ज़्यादा घूस लेता है, जितना ज़्यादा मर्डर करवाता है, वही बड़ा नेता है। अभी के डेट में वो नेता का इमेज हम लोग का यही आता है। परंतु उस समय नेता का मतलब ये नहीं था कि चुनाव लड़ना। उस समय तो चुनाव होता ही नहीं था, तो लड़ेगा क्या? लोकतंत्र रहेगा तब ना। लोकतंत्र का स्थापना 1950 में हुआ। संविधान जब लागू हो गया तब लोकतंत्र की स्थापना हुआ हमारे देश में, तब न चुनाव होना शुरू हो गया। चुनाव तो उससे पहले था ही नहीं। नेता का मतलब था जो जनता के लिए नेतृत्व, जो नेता का मतलब जो नेतृत्व करता हो, मतलब जनता के हक के लिए आगे आगे चलता हो, मार खाने के लिए या मारने के लिए, उसे कहते थे नेता। अब के नेता की तरह नहीं था। तो जतरा भगत नेता कह रहे हैं तो आप लोग उसको क्रिमिनल मत समझिए। नेता उस समय क्या थे? मार खाने के लिए और मरने के लिए सबसे पहले आगे जो खड़ा हो जाए वही है नेता। और इस सबके पास नहीं था हिम्मत कि नेता बन जाए, है ना। तो ये जो थे ना जतरा भगत, छोटा नागपुर क्षेत्र, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में जो उराव थे, उरावो जनजाति था, वो जो आंदोलन चला रहा था, पहले था खोड़ विद्रोह के बाद। खोड़ विद्रोह के बाद इसी के जस्ट बाद उसी का रूप नया हो गया। तो उसी उरावो द्वारा, उरावो जनजाति है, जनजाति जो आंदोलन चला रहा था उसका मेन नेता था कौन? जतरा भगत। जतरा भगत भी एक जनजातीय था, मतलब आदिवासी टाइप का ही व्यक्ति था, आदिवासी ही समझिए था। वो आदिवासियों का जो आंदोलन चल रहा था उसी में भाग लिया और मैं नेता बना, उसको लीडर बना। और उसने क्या किया? अंग्रेजों से बस यही हक मांगा। और ये भी देखिए अहिंसक, अहिंसक मतलब मार काट वाला नहीं था, मार काट करने के लिए। अहिंसक मतलब आंदोलन का मतलब होता है इसमें हिंसा नहीं हो, मार काट अगजनी तोड़ फोड़ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अहिंसक आंदोलन। और जिसमें मार काट होता हो, आगजनी होता हो, तोड़ फोड़ होता हो, उसे क्या कहते हैं? हिंसक आंदोलन। तो हिंसक आंदोलन कभी भी सपोर्टिव नहीं होता है। हिंसा करना मतलब मार काट करना कहीं भी सपोर्टिव नहीं हो। अभी कोई आदमी आंदोलन करे और मार काट करे, बस में आग लगा दे ट्रेन, तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। मगर अब कोई आदमी शांति से कोई धरना दे रहा है, कोई आदमी कुछ किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, आप जाके जैसे आप जिला में चले गए, जाके बैठ गए सभी विद्यार्थी कि भैया एग्जाम फी कम होना चाहिए, सब आदमी जिला में जाके बैठ जाइएगा, तो ये चुपचाप बैठे होते, इसको कहते शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं आप। और आपकी बात मानी जाएगी और आपको वहाँ पे डीएम साहब आएंगे और निर्णय लिया जाएगा, फिर ऊपर तक बात जाएगी और कुछ जो भी रियायत होगा किया जाएगा। बट आपको विद्यार्थी निकले आकर कि हम बस चक्का जाम कर देंगे, बस में आग लगा देंगे, स्कूल तोड़ देंगे, स्कूल फोड़ देंगे, ऐसा कर डेस्क में तोड़ देंगे, तो ये सब हिंसक होगा और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप पे मुकदमा वही चलेगा जो क्रिमिनल पर चलता है। सीधा बात, आप क्रिमिनल है, देश की संपत्ति को तोड़ रहे हैं। देश की संपत्ति किसका होता है? हमारा होता है। आप अपनी संपत्ति को क्षति कर रहे हैं तो आप पे क्रिमिनल एक्ट लगेगा भाई, क्रिमिनल धारा लगेगा और आप पे क्रिमिनल वाला ही सलूक किया जाएगा। आतंकवादी हैं आप, उसे आतंकवादी भी घोषित कर सकते हैं आप कि देश की संपत्ति को तोड़ फोड़ कर रहा है, हटा रहा है, जान माल की क्षति पहुंचा रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये अहिंसक आंदोलन कर रहे थे जतरा भगत। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, अहिंसक आंदोलन करने के लिए धैर्यता चाहिए। और इन्होंने जब बल दिया किस पे? सामाजिक और शैक्षिक सुधार पे बल दिया कि सामाजिक रूप से सुधार हो, शैक्षिक सुधार हो। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों की गई थी? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड, ट्रेड माने होता है व्यापार, जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं ना उसको कहते हैं ट्रेड, ट्रेडिंग। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी, मतलब
अब समझ रहे हैं कि असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था। तथा CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन गठन हुआ। इसमें क्या किया गया, CR दास नाम थोड़ा सा, चितरंजन दास शायद, हाँ CR दास, चितरंजन दास उसके लीडर थे मेन। उसने क्या किया, उन्होंने कहा क्या कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें किसानों और, याद रखिए, किसानों और मजदूरों को भी शामिल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मेन किसाने, देखिए धरती पे अपने इंडिया पे के जो लोग थे वो क्या करते थे, या तो किसान थे या तो मजदूर थे। ज़्यादातर 90% आबादी तो दोनों मिलाइए कर था। अब 10% में वकील ले लीजिए, टीचर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, 10%। अभी भी तो आप 20% ले सकते हैं। 80% तो अभी भी या तो किसान है या तो मजदूर है। अपने